चलो हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10, जो है चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता के बाद। अब हम इस चैप्टर में पूरे में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर स्वतंत्रता के बाद क्या क्या हुआ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। इसका टॉपिक है एक नया और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना ज़रूरी था। कह रहे हैं हमको कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब क्या थे, हमारे पास बहुत सारे क्या थी, समस्याएं थी देश के अंदर। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा वो हुआ था 1947 में, हम स्वतंत्रता तो हमें मिली थी, लेकिन उसके साथ क्या क्या हुआ था, विभाजन। ठीक है, विभाजन के साथ साथ ऐसी बहुत सारी और भी सारी प्रॉब्लमें थी कि जनताओं को, लोगों को कैसे हम रोजगार दे पाएंगे। ठीक है, हम कैसे रोजगार दे पाएंगे। और उसके साथ साथ क्या था कि जो देसी रजवाड़े थे, देसी रजवाड़े मतलब कई राजाओं का शासन भी था। ठीक है, उनको एक करना, यानी कि हमारा राष्ट्र तो बना, हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन उसके सामने क्या थी, बहुत सारी चुनौतियां थी। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम, तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आकांक्षा और आशाओं को सबसे अच्छी तरह व्यस्त कर सके। कह रहे हैं कि हमको शरणार्थी कौन होते हैं? शरणार्थी मतलब जो दूसरे देश यानी जो पहला देश है वो दूसरे देश में आके क्या कर रहा है, रह रहा है, वहाँ के संसाधनों का उपभोग कर रहा है, यानी वहाँ के संसाधनों को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ठीक है, तो 80 लाख लोग कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से आए थे। कहाँ आए थे? इंडिया में आए थे रहने के लिए। ठीक है, और उनके साथ साथ क्या थी, हमारे साथ देसी रजवाड़े थे कि नवाबों को भी एक साथ करना है, यानी भारत एक करके बनाना है। और ऊपर से हमारे पास और भी समस्याएं थी। उन समस्याओं के साथ क्या क्या था? उन समस्या में ये भी था कि हमारे जो विभिन्न जाति के जो लोग रहते हैं, जैसे विभिन्न जाति की बोलियां बोली जाती है भारत में, विभिन्न खाना खाया जाता है, कई जाति धर्म है, उनको कैसे एक साथ रखें। तो ये सारी मतलब सारे लोगों की बातों को ध्यान में रखकर ये हमें क्या करना था, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना था। और यही सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौतियाँ थी कि हम सबकी आकांक्षाओं, यानी देश के जितने भी नागरिक हैं उनकी सभी आकांक्षाओं पे कैसे खरे उतरेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये था। हम पढ़ते हैं 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति, नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। कह रहे हैं जब हमारे 1947 के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारी कितनी वो थी जनसंख्या, वो थी 34.5 करोड़। और उसके अंदर कौन कौन शामिल थे? उसके अंदर ऊंची जाति, नीची जाति और मतलब बहुत बड़ी संख्या में हिंदू धर्म था और भी अन्य धर्म थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे और उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान, काम धंधों में भारी विविधता थी। विविधता मतलब अलग अलग, है ना, विविधता मतलब डिफरेंट, एक चीज़ से डिफरेंट हो रहा है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ में हम भारत में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको हर तरीके से डिश मिलेगी, है ना, कुछ भी ले लो। लेकिन अगर हम साउथ में चले जाए तो हमें आधे से ज़्यादा वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इडली मिलेगी, डोसा मिलेगा, सांभर हो गया, है ना। वहाँ पे उनका पहनावा अलग होता है, वो लुंगी पहनते हैं और मतलब वो शर्ट टाइप की होती है, कोट यहाँ पे पहनते हैं, मतलब सारी क्या है, बोलियाँ अलग हो जाती है। यहाँ पे हर कदम में भारत के थोड़ी सी दूर जाके बोलियाँ चेंज हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि भारत क्या है, एक विविधता से भरा हुआ देश है। इतनी विविधता वाले लोगों में एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता है? अब सबसे मेन मुद्दा आया कि ये जो इतना विविधता से भरा हुआ देश है हमारा, उसको हम एक करके कैसे रख सकते हैं, है ना। जब इतने सारे भाषा वाले लोग रहते हैं, बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, ऊंची जात नीची जात, इतनी विविधता है, तो कैसे एक कर सकते हैं। एकता की समस्या के साथ ही विकास में एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत एक विशाल संख्या गांव में रहती थी।
आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। कह रहे हमको कि स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी वो क्या थी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी वो हमारी कौन सी थी, किसानों की थी। ठीक है, किसान और काश्तकार थे। वो किसान क्या करते थे, किसान खेती किया करते थे, जो कि उस टाइम पर हमारा क्या होता था, सबसे ज़्यादा हमारे मेन रहती थी। तो हमारी जो क्या थी कि जो हमारी आधे से ज़्यादा जनसंख्या थी वो किसानों की थी, जो कि गाँव में रहा करते थे। तो किसान क्या करते थे, वो बारिश पर निर्भर रहा करते थे। क्यों? क्योंकि खेतों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है, सिंचाई की। खेतों में सिंचाई के लिए यानी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे इतनी व्यवस्था थी नहीं अच्छी, तो लोग क्या करते थे, बारिश पर निर्भर रहा करते थे। शुरू से ही भारत देश के अंदर क्या बोला गया उसको, बारिश को खेती की रीढ़ की हड्डी बोला गया उसे। जैसे वो रीढ़ की हड्डी होती है, मेन होती है, तो सेम ऐसी यहाँ पे भी है। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर, अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहाँ शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। कह रहे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो क्या थी, गांव थे, देसी रजवाड़े थे, उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जो लोगों के पास थी। जैसे उनके पास रोजगार नहीं था, सबको रोजगार देना बहुत मुश्किल था। आधे से ज़्यादा लोग क्या थे, अशिक्षित थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। तो लोग क्या करते थे, उनको स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती के उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। कह रहे हैं अब क्या था, अब ये भी था कि अब हमारे पास क्या था, सरकार के पास एक और सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई थी। एक तो ऊपर गरीबी के ऊपर लोग, रोजगार चाहिए लोगों को, और रोजगार के साथ साथ क्या चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, एक अच्छे क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सब लोगों ने स्वतंत्रता से पहले, कि हम सबको स्वतंत्रता चाहिए, किस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों ने साथ दिया था कि भाई नहीं हमें स्वतंत्रता चाहिए, वो मेन था हमारा लोकतंत्र, कि सबको क्या होगा, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित होगा, और सारी जितने भी नागरिक है, सभी नागरिकों को, चाहे वो ऊंची जात हो, छोटी जात हो, कोई भी लिंग का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कैसा भी हो, सबको समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, आज तक की यही क्लास।